खुश आमदीद। कभी सोचा है कि एक कौम यानी अरबों लोगों पर मुश्तमिल एक मुल्क आखिर बनता कैसे है? आज हम हिंदुस्तान को एक मिसाल के तौर पर लेते हुए बिल्कुल बुनियादी सतह से लेकर आलमी सतह तक इसकी तामीर के सफ़र को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक कौम की तामीर आखिर शुरू कहाँ से होती है? क्या इसकी शुरुआत बड़ी बड़ी पार्लियामेंट की इमारतों और आइन की भारी भरकम किताबों से होती है, या उसकी जड़ें कहीं ज़्यादा गहरी और ज़ाती हैं? चलिए इस दिलचस्प सवाल का जवाब तलाश करते हैं। ठीक है, तो आइए इसमें गहराई में चलते हैं। देखिए, किसी भी अजीम इमारत की तरह एक कौम की बुनियाद भी उसकी सबसे छोटी लेकिन सबसे मजबूत ईंट पर रखी जाती है। और वो ईंट क्या है? वो ईंट है खानदान। जी हाँ, ये माशरे की वो पहली इकाई है जहां से हर चीज की शुरुआत होती है। ये सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि किसी भी बच्चे के लिए जिंदगी का पहला स्कूल है, जहां उसकी शख्सियत, उसकी अक़दार और रिवायात की बुनियाद रखी जाती है। और ख़ानदान की भी दो बुनियादी शक्लें हमें देखने को मिलती हैं। एक तरफ है मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम, जहां दादा दादी से लेकर पोते पोतियों तक कई नस्लें एक ही छत के नीचे रहती हैं। इससे बाहमी ताउन और एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने जैसी कदरें पैदा होती हैं। दूसरी तरफ है छोटा ख़ानदान, जो सिर्फ वालिदैन और उनके बच्चों पर मुश्तमिल होता है। जब बहुत से खानदान एक साथ मिलकर रहते हैं तो कम्युनिटीज़, या जिसे हम मुआशरा कहते हैं, वो वजूद में आती हैं। लेकिन जाहिर है, जब लोग ज़्यादा होंगे तो उनके मसाइल भी बड़े और पेचीदा होंगे, और इन मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए फिर कुछ उसूलों और ज़ाब्तों की ज़रूरत पड़ती है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है 1961 का जहेज़ पर पाबंदी का कानून। जहेज़ एक बड़ा समाजी मसला बन चुका था, तो इससे निपटने के लिए ये कानून बनाया गया। ये जाहिर करता है कि मुआशरा अपने लोगों की हिफाजत के लिए और बुराइयों को ख़त्म करने के लिए बाकायदा उसूल बनाता है। तो जब कम्युनिटीज़ उसूल बनाती हैं तो अगला सवाल ये उठता है कि इन उसूलों को नाफिज कौन करेगा। यहीं से हमारा दूसरा हिस्सा शुरू होता है, यानी अवाम को इख्तियार देना। ये वो सतह है जहां कम्युनिटीज़ अपने मामलात को खुद मुनज़्ज़म करने के लिए बाकायदा ढांचे बनाती हैं, जिसे हम मकामी हुकूमत भी कहते हैं। हिंदुस्तान में इस निज़ाम का एक ख़ास नाम है, पंचायती राज। वैसे तो ये कोई नया आइडिया नहीं है, इसकी जड़ें तारीख़ में बहुत गहरी हैं, लेकिन जदीद हिंदुस्तान में इसे एक बाकायदा और मुनज़्ज़म शक्ल दी गई। ये पूरा निज़ाम 3 सतहों पर काम करता है ताकि ताकत बिल्कुल निचली सतह तक पहुंच सके। सबसे पहले गांव की सतह पर ग्राम पंचायत होती है। इसके ऊपर कई गांवों को मिलाकर ब्लॉक की सतह पर पंचायत समिति होती है, और फिर सबसे ऊपर ज़िले सतह पर ज़िला परिषद पूरे निज़ाम की निगरानी करती है। इस जदीद निज़ाम का बाकायदा आगाज़ 1959 में हुआ था। इसकी बुनियाद बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशात पर रखी गई थी। ये अपने आप में एक इनकलाबी कदम था, जिसका मकसद ताकत को बड़े शहरों से निकालकर हर गांव तक पहुंचाना था। और इस निज़ाम की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये वाकई अवाम की नुमाइंदगी करता है। मुंतखब अराकीन की तादाद सीधी सीधी गांव की आबादी पर मुनहसर होती है। जैसे अगर किसी गांव में 300 लोग हैं तो वहां 5 नुमाइंदे होंगे, और अगर आबादी 10,000 तक है तो नुमाइंदों की तादाद 15 हो जाएगी। इससे ये यकीनी बनता है कि हर एक की आवाज़ सुनी जाए। पंचायती राज दरअसल निचली सतह पर जमहूरियत की एक बेहतरीन मिसाल है। अब आइए तीसरे हिस्से में इस ख्याल को थोड़ा और बड़ा करते हैं और देखते हैं कि यही उसूल यानी अवाम की ताकत पूरे मुल्क की सतह पर कैसे काम करता है, और यहीं से जमहूरियत का असल तसव्वुर सामने आता है। जमहूरियत की शायद सबसे मशहूर और जामा तारीफ इब्राहिम लिंकन ने की थी। एक ऐसी हुकूमत जो अवाम की हो, अवाम के ज़रिए ही बनाई गई हो और सिर्फ अवाम के लिए ही काम करे। ये लफ्ज़ डेमोक्रेसी भी बड़ा दिलचस्प है। ये यूनानी ज़ुबान के 2 अल्फाज से मिलके बना है, डेमोस जिसका मतलब है अवाम, और क्रातोस जिसका मतलब है ताकत या इख्तियार। तो जमहूरियत का सीधा सीधा मतलब हुआ अवाम का इख्तियार। वैसे जमहूरियत की 2 बड़ी किस्में हैं। एक है बराह रास्त जमहूरियत। ज़रा तसव्वुर कीजिए कदीम यूनान का मंजर, जहां सारे शहरी एक मैदान में जमा होकर हर कानून पर खुद वोट देते थे। लेकिन आज करोड़ों की आबादी वाले मुल्कों में ये तो मुमकिन नहीं है। इसीलिए अब बिलवास्ता जमहूरियत का निज़ाम है, जहां अवाम वोट देकर अपने नुमाइंदे चुनते हैं और फिर वो नुमाइंदे पार्लियामेंट में अवाम की तरफ से फैसले करते हैं। हिंदुस्तान, अमेरिका, ब्रितानिया, सब जगह यही निज़ाम है। तो ठीक है, हमारे पास ख़ानदान हैं, कम्युनिटीज़ हैं और एक जमहूरी निज़ाम भी है। लेकिन इन सब को चलाने के लिए एक मास्टर प्लान, एक उसूलों की किताब तो चाहिए, है ना? ये है हमारा चौथा हिस्सा, कौम के रहनुमा उसूल, यानी वो अजीम दस्तावेज़ जो इस पूरे ढांचे को एक साथ जोड़कर रखती है, हिंदुस्तान का आईन।
اور یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اس کو بنانے کا سفر 1946 میں آئین ساز اسمبلی کے بننے سے شروع ہوا۔ سالوں کی محنت اور بحث و مباحثے کے بعد 26 نومبر 1949 کو اس تاریخی دستاویز کو اپنایا گیا اور پھر آخرکار 26 جنوری 1950 کو اسے پورے ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ آئین میں بھی کچھ تبدیلیاں کی گئیں، خاص طور پر 1976 میں 42ویں ترمیم کے ذریعے دو بہت ہی اہم نظریات کو باقاعدہ طور پر ہندوستان کے رہنما فلسفے کا حصہ بنا دیا گیا۔ ان میں سے پہلا نظریہ تھا سوشلزم یعنی سماجواد۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ملک کے وسائل اور دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں جمع نہ ہو بلکہ اس کا فائدہ عوام کی بھلائی کے لیے ہو۔ اسی سوچ کے تحت 1969 میں 14 بڑے بینکوں کو سرکاری تحویل میں لیا گیا اور LIC جیسے ادارے بنائے گئے تاکہ معاشی فوائد زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اور دوسرا اہم اصول تھا سیکولرزم۔ اس کا بہت سیدھا مطلب ہے کہ ریاست یعنی حکومت کا اپنا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہوگا۔ حکومت کی نظر میں تمام مذاہب برابر ہوں گے اور ہر کسی کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی۔ یہ اس خیال پر مبنی ہے کہ انسانیت کسی بھی مذہب سے بڑی ہے۔ اچھا، جب ایک قوم اپنے اندرونی ڈھانچے کو مضبوط کر لیتی ہے تو اس کا آخری مرحلہ آتا ہے دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرنا۔ تو آئیے اپنے 5ویں اور آخری حصے میں دیکھتے ہیں کہ ہندوستان عالمی سٹیج پر اپنا کردار کیسے ادا کرتا ہے۔ عالمی سطح پر ہندوستان کا کردار ہمیشہ سے بہت اہم رہا ہے۔ آزادی کے فوراً بعد 1954 میں چین کے ساتھ امن کے 5 اصولوں پر مبنی پنچشیل معاہدہ ہو، یا 1971 میں سرد جنگ کے دوران سوویت یونین کے ساتھ دوستی کا معاہدہ، یا پھر 1985 میں اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ مل کر سارک کی بنیاد رکھنا، یہ سب اس کی ایک فعال خارجہ پالیسی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو ہندوستان کی خارجہ پالیسی کے 3 بنیادی ستون ہیں: امن کا قیام، کسی بھی فوجی بلاک کا حصہ نہ بننا یعنی غیر جانبداری، اور دنیا بھر کے ممالک کے ساتھ تعاون کرنا۔ یہ اصول دراصل ملک کی اپنی اندرونی اقدار کی ہی عکاسی کرتے ہیں۔ تو ایک خاندان کی چھوٹی سی اکائی سے شروع ہو کر عالمی برادری تک ہم نے دیکھا کہ ایک قوم کیسے تہہ در تہہ تعمیر ہوتی ہے۔ یہ پورا سفر ہمیں واپس وہیں لے آتا ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، یعنی ایک فرد پر۔ تو آخر میں سوال یہی بچتا ہے کہ اس پورے عظیم الشان ڈھانچے کو مضبوط رکھنے میں ایک عام شہری کا سب سے اہم کردار کیا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔